जय हिंद भाई लोग, कैसे हो? ठीक हो? चलो अच्छी बात है कि आप लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। आज का जो बीएसएस जो टॉपिक है उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। व्याकरण के बारे में आपको बताए थे कि व्याकरण जो होता है ना, इसके 5 भेद होते हैं। व्याकरण का परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो बोल दीजिएगा जो शास्त्र हमें सही से बोलना पढ़ना लिखना सिखा दे वो व्याकरण है। व्याकरण के 5 भेद होते हैं, उंगली पे गिन के हम बताएंगे। 1 नंबर में आता है आपका वर्ण विचार। वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा आपका होता है कैसे वाक्य विचार, ठीक है। चौथा होता है आपका छंद विचार, चिन्ह विचार। अब 5वां हो जाता है आपका छंद विचार। क्या हो जाता है? छंद विचार। अब यहाँ पे जो बात करेंगे हम वर्ण के बारे में बताया था आपको कि वर्ण उस मूंधौनिक कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछे तो आप नॉर्मल का बता सकते हो कि क से लेके ह तक और उसके बाद अ से लेके अ तक सारा का सारा वर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है ना, इनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण का परिभाषा यही ना है कि वर्ण उस मूंधौनिक कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के बारे में पता चल गया कि वर्ण उस मूंधौनिक कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। व्याकरण के 5 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। एक बार और रिपीट करते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। ये पांचों जो भेद हो गए ना, इसमें 2 भेद हमें इंटरमीडिएट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और वाक्य का इसके बारे में जब आप हिंदी से जब ग्रेजुएशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि इन सारी चीजों का प्रयोग कहाँ होता है। तो हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में बात करेंगे। तो वर्ण का परिभाषा होता है कि वह वर्ण जो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी क से लेके ह तक, अ से लेके अ तक सारा का सारा जो होता है ना वर्ण होता है। अब शब्द विचार के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे पहले हम वर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ण का परिभाषा तो पता चल गया कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्ण के बारे में। तो वर्ण का 2 भेद है। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं हमारा शरीर है, शरीर के 2 हाथ है, तो हाथों में भी तो उंगलियों के प्रकार है। ठीक उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि वर्ण को हाथ मान लिया, हाथ में जो उंगली है, जैसे कि यहाँ पर 2 इसका भेद हो जाता है। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के बारे में पिछले चैप्टर में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। और यहाँ पर स्वर वर्ण के बारे में एक बार और थोड़ा सा बता दो। स्वर वर्ण होता है जो दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है। यानी दूसरे वर्ण जब ये बोला जाए तो जहाँ से शुरू होगा उसी पे खत्म होगा। यानी अ बोलेंगे तो अ पे खत्म होगा, आ बोलेंगे तो आ पे खत्म होगा। ये दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है, ठीक है ना। स्वर वर्ण जो होता है ना, इसका भी 3 गो भेद होता है। कब होता है? 3 गो। आपका हो गया हरस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर और हरस्व स्वर के बारे में बात करें तो हरस्व स्वर में 1 मात्रा होता है, इसलिए एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसका संख्या जो होता है 4 होता है। कौन? अ, हर्षई, उसके बाद हर्ष होगा, उसके बाद आपका हो गया दी। ये चारों जो है आपका काची है हरस्व है। दीर्घ स्वर के बारे में बात करेंगे तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 हुए। कौन कौन? आ, दीर्घई, दीर्घ, ए, ऐ, ओ और उसके बाद औ। ये 7 संख्याएं होती है। इसको 2 मात्रिक स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर स्वर की अपेक्षा इस स्वर के उच्चारण में दुगुना समय लगता है, इसलिए 2 मात्रिक स्वर कहते हैं। और इसमें 2 मात्रा होती है। जब आप अ को अ के साथ जोड़ोगे ना तो आपका हो जाता है आ। और अ में जो होता है ना 1 मात्रा होता है। तो यहाँ से 1 मात्रा, यहाँ से 1 मात्रा, 2 मात्रा हुआ तो जोड़ने आता होगा ही आप लोगों को। एगो 2 मात्रा हो गई, इसलिए 2 मात्रिक स्वर कहते हैं। बात करें जैसे हम आपको प्लुत स्वर के बारे में, तो ई जो है ना इसकी संख्या 1 होता है, ठीक है। जैसे ओम लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उपयोग करते हैं तो लेकिन इसका जो प्रयोग है ना अधिकतर संस्कृत में किया जाता है। अब जो है पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा बना हुआ है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के बारे में आपको बता दें सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको मिटाना होगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा सा हो रहा है। अब यहाँ पर हम आए वर्ण विचार के बारे में। व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण क्या है? तो सबसे पहले व्यंजन वर्ण का परिभाषा करें। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए वही व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण का जो भेद होता है ना वो होता है आपका 3 गो। कै गो? 3 गो। तो तीनों जो भेद होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें होता है आपका पहला होता है अस्पर्श व्यंजन। कौन? अस्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और तीसरा हो जाता है आपका उष्म व्यंजन। कौन हो जाता है? उष्म व्यंजन, ठीक है।
अब अंतस्थ व्यंजन उष्ण व्यंजन क्या है, इसके बारे में बात करें। स्पर्श का मतलब होता है कि स्पर्श के बोलने से आपको ही समझ में आ रहा होगा, स्पर्श का मतलब होता है छूना, किसी चीज को छूना। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका परिभाषा जान जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा व्यंजन वन का 3 भेद होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, ये सारा का सारा चीज आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, एक नंबर में सबसे पहले लिखेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। किस चीज के बारे में? स्पर्श व्यंजन। इसको गौर से देखिएगा, वर्णों के उच्चारण स्थान में पूछता है और स्पर्श व्यंजन इसको क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण के समय, क्या उच्चारण के समय कंठ, ठीक है, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ का परस्पर वर्णों का ओष्ठ के स्पर्श से, जिन वर्णों का उच्चारण के समय, जिन वर्णों के उच्चारण के समय कंठ, तालु, मूर्धा के स्पर्श से, जिन वर्णों के उच्चारण के समय कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ और ओष्ठ तथा ओष्ठ का, ठीक है, परस्पर स्पर्श होता है। क्या स्पर्श होता है? वह कहते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन कहलाता स्पर्श व्यंजन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल उठेगा कि जैसे स्वर वर्ण के जो कि पहला भेद था हरस, तो उसका 4 गो संख्या होता है, तो इसका संख्या क्या होता है? तो इसकी संख्या जो है ना 25 हो जाती है। इसकी संख्या क्या हो जाती है? 25 हो जाती है। इसकी संख्या 25 हो जाती है। कई दो 25 है, इसकी संख्या 25 है। कौन कौन है? तो क वर्ग है, कौन है? क वर्ग। क वर्ग में आपका आ जाता है क, ख, ग, घ, उसके बाद अंग। फिर आपका होता है चवर्ग। कौन? चवर्ग। चवर्ग में लिखेंगे हम च, छ, ज, ज, उसके बाद आपका झ, उसके बाद य, ठीक है। टवर्ग के बारे में बात करेंगे हम, तो होगा आपका ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद अ, ठीक है। टवर्ग। टवर्ग में आपका आ जाएगा त, थ, द, ध, उसके बाद न। उसके बाद हम बोलेंगे पवर्ग के बारे में। किसके बारे में? पवर्ग। तो पवर्ग हो गया आपका प, ब, भ, उसके बाद म, ठीक है। ये जो है पांचों स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उच्चारण के समय जो होता है ना, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत का परस्पर सहयोग होता है। कवर्ग बोलेंगे तो कंठ का उच्चारण होगा, तवर्ग बोलेंगे तो आपका तालु, तवर्ग का उच्चारण, तवर्ग का इस सारा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत और ओष्ठ है। इन सारे चीजों को, वर्णों का उच्चारण जो है, ये सारे उच्चारण स्थान है, ठीक है। और जब इनका उच्चारण होता है तो जाहिर सी बात है जीव जो है जाके इन सारी चीजों से क्या करता है? स्पर्श करता है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। अब दूसरे वर्ण के बारे में बात कर ले, ठीक है। तो दूसरा वर्ण इसका होता है आपका व्यंजन वर्ण का दूसरा भेद जो होता है वो होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात करेंगे तो इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से होता है, जिन वर्णों के उच्चारण के समय, जिन वर्णों के उच्चारण के समय, ठीक है, उच्चारण के समय अल्प मात्रा में, अल्प का मतलब क्या होता है जी? आधा, अल्प या आधा, आधी मात्रा में कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है, दंत तथा ओष्ठ का स्पर्श को
का स्पर्श हो वे और अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते लाते हैं। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि इनके वर्णों, इन वर्णों के उच्चारण में जो है ना, जो स्पर्श अंतस्थ व्यंजन का वर्णों, स्पर्श व्यंजन में के जो अंतस्थ व्यंजन के जो वर्ण है, ठीक है, असम व्यंजन में जो वर्ण आते हैं, इनका जब उच्चारण होता है ना, तो कंठ, तालु, मुर्दा और इन सब का स्पर्श होता है, ठीक वैसे ही, लेकिन इनका जो स्पर्श होता है ना, अल्प यानी आधी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में इनका स्पर्श होता है। इसकी संख्या जो है 4 होता है। कब होता है? इसकी संख्या कब हो गया जी? 4 होता है। कौन कौन है? तो आपका इसमें आ जाता है य, र, ल और व। ये 4 जो होते हैं ना, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि इनका भी उच्चारण जब होता है तो कंठ, तालु, मुर्दा, ओष्ठ, दंत का स्पर्श होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में, आधी मात्रा में होता है, इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो है 4 होता है, य, र, ल, व। कौन कौन? य, र, ल, व। य, र, ल। तो क्या बता रहे थे हम कि य, र, ल, व को है ना अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। आखिर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको उच्चारण के समय जो होता है ना, आधी मात्रा में, कंठ और तालु का स्पर्श होता है, लेकिन आधी मात्रा में होता है, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, तीसरा जो भेद होता है आपका, ये हो गया दूसरा। और व्यंजन वर्ण का जो तीसरा भेद होता है ना, वो होता है ऊष्म व्यंजन। कौन होता है? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन के बारे में बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा। तो उस व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय, क्या जी? जिन वर्णों के उच्चारण के समय, क्या? जिन वर्णों के उच्चारण के समय और उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि ऊष्मा कैसा निकलता है, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या जो है ना, इसकी संख्या भी 4 हो जाती है। इसकी संख्या कब हो जाती है? 4 गो। इसकी संख्या 4 होती है। अब पूछेगा कोई तुमसे, आप सबसे कौन, तो आप बोलिएगा कि मूर्धन स, दंत स, उसके बाद हो। अब यहाँ पर हम चीज को जोड़ लेते हैं। हम बताए थे कि पुराना व्याकरण में जो होता है गाउन का भेद होता है, लेकिन नए व्याकरण में इसकी संख्या 44 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ जान के पूरा बताते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है कि जिस वर्णों का उच्चारण के समय अल्प मात्रा में, आधी मात्रा में वर्णों का क्या होता है? स्पर्श होता है। और इन जो होता है ना, ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा निकलता है। अब ये नहीं कि राक्षस लोग की तरह मुंह में से आग निकलेगा, नहीं, वैसा नहीं। इसको जो बोला जाता है ना, तो जीवा जो है जाके वहां पे घर्षण करती है, जिसके कारण ऊष्मा निकलता है, तब इसी को बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। मूर्धन स, दंत स, ह, मूर्धन स, दंत स और ह, इसको जब आप बोलोगे तो आपके मुख में जो है घर्षण होगा, घर्षण के कारण आपके मुख से ऊष्मा निकलेगा, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डीपली में जान जाए, जो वर्ण विचार के बारे में जो आप लोगों को बताए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। ठीक है, जो चीज बताया वर्ण के बारे में, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बताए थे कि स्वर वर्ण की संख्या कितना है। बताए थे कि पुराने व्याकरण में वर्ण की संख्या जो थी वो कै गो था? 52 गो था, लेकिन नए व्याकरण में इसकी संख्या 44 ऊपर दिया गया। कौन कौन है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर वर्ण के बारे में। तो स्वर वर्ण की जो संख्या है, ठीक है, वो हो जाता है आपका 11 गो। अब व्यंजन वर्ण की संख्या जो होता है वो कै गो हो जाता है? 33 गो। कै गो हो जाता है? 33 गो। दोनों को हम जोड़ेंगे तो कै गो होगा? 44 गो। अब कौन कौन? तो ह्रस्व के बारे में हम बात कर ले। ह्रस्व जो होता है कब होता है? 4 गो। दीर्घ स्वर कब हो गया जी? कै गो? दीर्घ स्वर जो हो गया आपका कै गो? 7 गो। अब प्लुत स्वर के बात में पूछोगे आप, तो प्लुत स्वर का जो संख्या होता है 1 गो। लेकिन आपको पहले ही बताया गया है कि प्लुत स्वर वाला जो ये होता है ना, इसका जो उपयोग है हिंदी में अधिकतर नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है, इसलिए इसको हिंदी व्याकरण में वर्णों की संख्या में नहीं रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका ह्रस्व, सबसे उसके बाद आता है आपका स्पर्श व्यंजन। कै गो?
अस्पर्श व्यंजन। तो अस्पर्श व्यंजन की संख्या हम आप लोगों को बताएं कब 25 को, कब बताए हैं 25 को। कौन कौन? तो क से लेके म तक जो है ये आपका अस्पर्श व्यंजन होता है। फिर उसका बाद होता है आपका अंतस्थ व्यंजन। कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसकी जो संख्या हो जाती है आपकी कब हो जाती है महाराज? 4 गो। कब हो? 4 गो। और उसके बाद होता है आपका क्या चीज? ऊष्म व्यंजन। कौन होता है? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन जो होता है उसमें इसकी संख्या हो जाती है कब? 4 गो। अब यहाँ पर सबको हम जोड़ लेता है, 11 गो 7 गो, 4 गो 7 गो, 11 गो, उसके बाद 25, और उसके बाद 4, और उसके बाद 4, इसको जोड़ेंगे अब। तो ये गो 5 गो 6 गो 6 गो 8 गो 14 के 4 हाथ में, 1 2 गो 1 3 गो 1 हाथ में के 4 गो, यानी वर्ण की संख्या जो हम बोले थे 44 गो होता है नए व्याकरण में, वो पूरा का पूरा प्रमाण मिल गया। ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके बाद वीडियो में आपको बताएंगे हम कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। क का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, म का उच्चारण स्थान क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों से उस समय डीपली बात होगा। ठीक है। और बहुत जल्दी और भी कुछ वीडियो है, और भी विषय के जो वीडियो उसको बनाकर डालने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो आपका हो सकता है कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कि 2 लाइन 2 अंक का गुना हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर 48 और 68 देखो, तो इसको कैसे आप गुना करके एक लाइन में लिखोगे, ये जो है हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के जितने सीनियर क्लास में जाओगे तो टाइम को बचाने के लिए आप ऐसा कर दोगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे इस चीज़ का उपयोग करके आप आसानी से इसको बना लोगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा कि वर्ग स्क्वायर क्या होता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो अब शुरू हो गया है तो बनेगा ही। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है। गुड बाय।